नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ फिर मिलोगी के आगे का एपिसोड। सामने से गुजरती बारात में बुजुर्गों और रिश्तेदारों को हंसी मजाक करते देख लड़कियां पल भर को इस अनजान परिवार में अपने घर वालों की झलक देखकर खुश हो गई। डीजे पर कान फोड़ो आवाज में गाना बज रहा था। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। सना ने अचानक एक दीवार की आड़ ली ताकि कश्यप मैडम गार्ड भैया उसे देख न पाए और घुटनों पर बैठ गई। पास खड़ी राखी दीदी जिन्होंने लाल दुपट्टा डाला था की तरफ एक हाथ ऊंचा और दूसरा अपनी छाती पर मल मल कर डीजे के साथ झूम झूम कर आवाज मिलाने लगी। वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, वो काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। लड़कियां बारातियों का डांस देखना छोड़ सना की तरफ मुड़ गईं। बारात में आकाश चूमती आतिशबाजी, सड़क के किनारे कतार से चल रही औरतों के सर पर बड़े बड़े झूमर की रोशनाई, तेज बैंड में नाचते बाराती और फटाकों के कान फोड़ो शोर में कश्यप मैम जान ही नहीं पाई कि असल महफिल तो हॉस्टल की बाउंड्री के भीतर है। सना ने एक अंधेरे कोने में गदर मचा दिया। डीजे के तेज गानों से माहौल झंझना रहा था, आकाश गूंज रहा था, धड़कनें धड़धड़ा रही थी। हॉस्टल की पुरानी दीवारें कपकपा रही थी। डीजे पर हर गाने की सिर्फ 2 पंक्तियां बजती और फिर अगले ही पल गाना बदल जाता और फिर अगले चंद मिनट में किसी दूसरे हिट गाने की 2 पंक्तियां। नॉन स्टॉप डीजे चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली। सना इस गाने में बिल्ली की तरह घुटने के बल चलते हुए शिल्पा शेट्टी की अदा में आगे बढ़ने लगी। तेरी गली में चली, ओ हो, चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। सना होठ काटते हुए ऐसा सीना धड़का रही थी कि लोग लोटपोट होने लगे। शिप्रा ने सना की चुन्नी का छोर दांतों में दबाकर अपनी तरफ खींचा। लाखों दीवाने मेरे लाखों दीवाने। सना ने नजाकत से अपना तलवा शिप्रा के कंधों पर रख एक अदा से हल्का सा पीछे धकेल दिया। ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, प्यार को, हाय। सना तभी फुर्ती से पलटी और दांतों से निचला होठ कचरती हुई अदा से फिर वापस पलटकर भीड़ के केंद्र में बनी खुली जगह में आकर बैठ गई। लड़कियां गोल घेरा बनाकर कागज के टुकड़े सना के ऊपर नोट की तरफ फेंकने लगी। जाने किसने भीड़ से पुकारा, ओ रानी दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे, हमें प्यार दे। वो खड़ी हो गई और छाती ठोक ठोक कर शराबियों की तरह झूमने लगी, साथ साथ नाचते हुए पान की पीक थूकने की हरकत करने लगी। दीवार से चिपकी खड़ी पूनम को अपनी चुन्नी से खींचकर सीने से चिपका लिया कि दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे। अगले ही गाने में किसी लोफर की तरह अपनी चुन्नी को गर्दन में रुमाल की तर्ज पर आगे पीछे करती रही। कभी जमीन में सो जाती, कभी पास ही बने सीमेंट के खंभे से नागिन से लिपट जाती। तभी गाने के बोल बदले, आ जाना छोले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। सना गोल गोल घूमकर किसी के मुंह पर चुनरी मारती तो किसी के सामने जाकर अपनी सलवार घुटनों तक उठा लुभाती, फिर बिनावटी लाज के साथ हाथों से मुंह को छिपाकर दूर भाग जाती। सना के साथ लड़कियां झूमने लगी, जाने तमन्ना करना ऐसे से तम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। सना ने अब लंबा सा घूंघट काढ़ लिया, फिर वसुधा के हाथों को पकड़कर अपना घूंघट उठवा लिया। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। फिर फुर्ती से जमीन में एक पैर मोड़कर और दूसरे पैर की एड़ी जमीन में घिसते हुए चारों तरफ झुकी नजर के साथ सलाम करने लगी। भौवें एक एक करके उचकाई तो ननिता ने सीटी बजाने की असफल कोशिश की। घूंघट उठाने के बाद नजरें झुकाई शर्माती रही। मुझसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर छाती पर रख लिया। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सना की हरकतें देख जाने कितनों ने अपने जीवन की सारी हंसी आरी हंस ली। पूर्णावती के रूप में बीन की धुन बजने लगी। बाहर सड़क के सारे बाराती नाग बने नाच रहे थे, मगर हॉस्टल के भीतर नागिन जमीन पर लहालोट लहरा रही थी। सना को फर्श पर लेटकर सबके पैरों के बीच से रेंगते देख हंसते हंसते लोगों के पेट दुखने लगे। अंकिता, संध्या दीदी, पारुल ने हाथों से काल्पनिक बीन बजाना शुरू कर दिया।
सना उनके सहयोग से उत्साहित दोहरे खुशी से सबको डसने लगी। हॉस्टल में बैंड का इतना शोर था कि कश्यप मैडम को सना के मचाए हंगामे का पता ही नहीं चला। वसुधा ने सना को झूठ मूठ ठहराया। कश्यप मैडम इधर आ रही हैं। नागिन बनी सना फट से उठकर हाथ बांध शराफत से बारात देखने लगी। बारात के जरा दूर जाते ही लड़कियां हंसते हंसते गलियारे से अपने अपने कमरों के बिल में घुसने लगी। सना, वसुधा और पूनम अभी भी कॉरिडोर में खड़ी ज्यादा हंस लेने की थकान उतार रही थी कि सना को याद आया। वसुधा 2 या 3 साल पहले ऐसे ही एक बारात से गुजर रही थी, तो मैंने क्या किया था बताऊं? मैं अपनी मौसी के यहाँ भुसावल गई थी। वहां अपनी कजिन के साथ मार्केट गई तो गजब रईसों की बारात जा रही थी। दूल्हा बहुत बड़ी बग्घी में था। सामने लाइट वाले फटाके वाले बाराती खूब नोट उड़ाते नाच रहे थे। चौराहे में डीजे था, बैंड था, लक दक पैसे वाली औरतें नाच रही थी। हवा में उड़ते नोट लूटने बैंड वाले, लाइट वाले और गरीब बच्चों में धक्का मुक्की हो रही थी। मैंने अपनी बहन से कहा, देख दूल्हा अकेले बग्घी में कितना बोर हो रहा है। उसके सारे दोस्त तो नाचते हुए मजे ले रहे हैं। वो ऊंचाई में अकेला बैठा सबको देखता हुआ जरदार शेरवानी में पसीना पसीना हुआ जा रहा है। रुमाल निकालकर थोड़ी थोड़ी देर में चेहरा पोंछ रहा था। मुझे लगा कि इसकी बारात इसके लिए तो यादगार होनी चाहिए। मुझे भुसावल में कोई पहचानता नहीं था। मैं भी ये कंफर्म कर रही थी कि दूल्हा किसी हाल में दुल्हन के द्वार से पहले बग्घी से नहीं उतरने वाला था। मैंने दूल्हे के पास जाकर हाथ हिलाया। जैसे उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसे एक फ्लाइंग किस दे दिया। एकदम शॉक्ड हो गया और फिर मुस्कुरा दिया। मैं फटाक से मार्केट की भीड़ से आगे चली गई। सना से इतना सुनते ही पूनम ने बड़ा सा मुंह फाड़ हाथों से ढक लिया। वसुधा की आंखें फैल गई। पूनम ने सिर हिलाया। सना तो इंडिया की सिंगल पीस है, आनंद को अभी मत बता देना। अरे मैंने उसे कब का बता दिया है सब कुछ। वसुधा को जिज्ञासा हुई, क्या बोला? ये इंसिडेंट सुनकर वो क्या बोला? कुछ नहीं, हंस रहा था। बोला तूने तो दूल्हे का दिन बना दिया। पूनम और सना को गुड नाइट कर वसुधा अपने कमरे में आई कि रेवा ने सवाल दागा, क्या आज सना बाहर बारातियों के आगे मुजरा कर रही थी? वसुधा चिड़चिड़ा गई। किसने ये कहा? बारातियों ने उसे नहीं देखा। बाउंड्री की दीवार की आड़ में थी वो। बाहर वालों को कुछ भी नहीं दिख सकता था। गर्ल्स जैसे मस्ती सहेलियों के बीच करती हैं, बस वही कर रही थी। सना शैतान है, मगर पूरे हॉस्टल में सबसे ज्यादा हेल्पिंग नेचर की लड़की है। रेवा से हिकारत से कहा, जाने तुम उसके साथ कैसे रह लेती हो। कैसी अपब्रिंगिंग है यार, पेरेंट्स ने कुछ नहीं सिखाया। सबसे अच्छी अपब्रिंगिंग उसकी है। हॉस्टल में लड़कियां इतनी घटिया हैं कि जरूरत के समय एक सैनिटरी पैड, सेफ्टी पिन या पेन देने में बहाना बनाती हैं। हॉस्टल में एक भी रूम ऐसा नहीं है जहां सना का आयरन, लिपस्टिक, बैंगल्स उधार नहीं जाती। कोई भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने या किसी बर्थडे पार्टी, फेयरवेल, शादी में जा रही हैं तो सना से चप्पल से लेकर बैग तक मांग लेती हैं। उसकी क्रीम, कान के झुमके से लेकर शैम्पू तक पब्लिक प्रॉपर्टी है। किसी भी लड़की से पूछना कि हॉस्टल की सबसे प्यारी लड़की कौन है, किसका नाम लिया उन्होंने, बताना मुझे। कश्यप मैडम तब उसके लिए अपने घर से हलवा बनाकर लाई हैं। हम लोग स्मार्टली अपनी फीलिंग्स छिपाना जानते हैं। सना को जो फील होता है मुंह पर बोलती है। रेवा ने वसुधा को टोका, मैं भी तो सब कुछ मुंह पर बोलती हूँ, मगर उसकी जितनी चीप नहीं हूँ। जरा तो क्लास मेंटेन करना चाहिए यार। वसुधा बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मुंह फेर कर लेट गई। लेटे लेटे वसुधा को आज माँ से फोन पर हुई बातचीत याद आने लगी। माँ बोल रही थी कि दादी की तबीयत बहुत खराब है। 15 दिन पहले अचानक दादी का बीपी बहुत हाई हुआ था। तब से वसुधा रोज ही फोन पर लगाकर बात करती। बाबा और मुन्ना चाचा दादी को डॉक्टर के पास ले गए। वहां जाने पर पता चला कि उनके ब्रेन में क्लॉट आ गया है। उसके हफ्ते भर बाद ही दादी पैरालाइज्ड हो गई। दादी की सेवा में माँ अकेली पड़ रही है, इसीलिए भी उन्हें वसुधा के एग्जाम खत्म होने का इंतजार था। आशीष से अकोला जाते समय हुई मुलाकात को अब 6 माह हो चुके थे, मगर हर रात उसे सोचना एक जरूरी काम था। नागपुर से आशीष का कोई रिश्ता ही नहीं था, मगर हॉस्टल छोड़कर नागपुर से वर्धा लौटने पर ऐसा लगेगा कि अब मैं किसी गहरी खो में छिप जाऊंगी। नागपुर आशीष का शहर है जैसे,
शायद इसलिए कि कमरे की हॉस्टल की दीवारें भी गवाही हैं मेरी बेचैनियों की। आशीष भी मुझे उतना ही याद करता है, इस बात का इतना विश्वास क्यों है मालूम नहीं। वसुधा अचानक उठी और टेबल लैंप जलाकर कॉपी में लिखने लगी। एक दूसरे से हम मीलों दूर उड़ते चांद को तन्हा तकते हैं, जाड़ों की जब नरम धूप हो चुप सिली सिली तपते हैं, मटियारी शामों में बेचैन बेमतलब सा भटकते हैं। मन मारने की कीमत पर ये दुनिया मोल लाए हैं, इस सौदे में खुशियां गवा कितना घाटा सहते हैं। इतना सब सहकर ये समझा और जाना, किसी का दिल टूटना दुनिया के लिए सबसे छोटी बात है। सुनहली लहरों को आते जाते देखा, शून्य आंखों से खूब अघाते देखा, मालूम नहीं देर तलक क्या सोचा क्या सीखा। छाती में ढीला नमक का पल पल सींचा करता है, मुट्ठी भर के इस दिल में एक समंदर रहता है। लब तो मुस्काते हैं हरदम, भीतर कौन तिल तिल मरता है। कितने दिन गुजर गए, हाथ हाथों में आने को तरसा है। इतना सब सहकर समझा और जाना, किसी का किसी को याद करना दुनिया के लिए सबसे छोटी बात है। दुनिया के रेलम पेल में, चालाकियों के खेल में, यंत्र जिसमें पत्थर दिल के मेल में, बेशुमार चेहरों की भीड़ में, शहरों मोहल्लों गलियों के नाम, पते वाली इस दुनिया के नीड़ में हर रात भीगी तकिया संग सोना, किसी के बिन उम्र गुजारना दुनिया के लिए सबसे छोटी बात है। वसुधा ने कॉपी बंद करके अलमारी में रख दी। वसुधा अनजान थी कि ठीक इसी वक्त पृथ्वी के किसी कोने के किसी कमरे में कोई लेटे हुए वॉकमैन के हेडफोन फंसाए हुए गाने सुनते सोच रहा है। उस लड़के के कमरे से हर रात एक ट्रेन बारिश की चादर चीरती मेघालय की पहाड़ों से विदर्भ के मैदानों की तरफ आ जाती। ट्रेन के भीतर बैठी वो सांवली लड़की उसे बहुत याद आती है। शायद वो चाहती थी कि मैं उसे अपने साथ ले चलूं। ट्रेन, बारिश, रेलवे स्टेशन, लड़के सब गड्ढम गड्ढ होने लगे। अप्रैल का महीना लग चुका है। हॉस्टल में 2-4 दिन आगे पीछे सभी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। परीक्षा का तनाव हॉस्टल के गलियारों में सन्नाटा बनकर पसर गया। अब अलग अलग कमरों में गप्प, हंसी मजाक और वॉकमैन में बजने वाले इंग्लिश गानों के साथ सुर मिलाती लड़कियां की आवाज आनी बंद हो गई। एक दूसरे की वैक्सिंग, मेहंदी, थ्रेडिंग, फेशियल, हेयर स्टाइल करने वाली समाज सेवी लड़कियों के जत्थे गायब हो गए। नेल पेंट लगे लंबे नेल्स काट कर डस्टबिन में फेंक दिए गए। लहराती जुल्फों के जूड़े बन गए। लिपस्टिक और आईलाइनर लगाकर हॉस्टल के रजिस्टर में एक्स्ट्रा क्लास लिखकर बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली महकती लड़कियों की एक्स्ट्रा क्लास बंद हो गई। आर्टिस्ट कार्ड, गैलरी में सारी कार्ड, प्रपोज कार्ड, हार्ट पकड़े टेडी बियर की बिक्री में मंदी आ गई। इस महीने सना का परफ्यूम मांगने कोई लड़की नहीं आई। फ्लावर शॉप में लाल गुलाब मुरझाने लगे और दुकानों में पड़ी पड़ी कैडबरी चिपचिपाने लगी। हॉस्टल के गार्डन में बनी बेंचों पर सजने वाली महफिलें उजड़ गई। टॉकीज की ओर जाने वाली सड़क सूनी हो गई। पानीपुरी के ठेलों पर पलटे दोने सजे रह गए। हॉस्टल के चहचहाते गलियारे गब्बर के आने की मुनादी के बाद वाली गांव की वीरान गलियां सी हो गई। अब गुलाबी लेटर पैड पकड़े सना की राइटिंग में ग्रीटिंग कार्ड में शायरी लिखवाने कमरे में आने वाली लड़कियां कपूर की तरह उड़ गईं। अब हॉस्टल के बाजू वाले विशाखा टाइपिंग सेंटर में कापियां और पेन खरीदने, किताब की फोटोकॉपी करवाने वालों की भीड़ बढ़ गई। कोई पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की फोटोकॉपी खरीदने आया है, तो कोई उधार की महंगी रेफरेंस किताब के 10 जरूरी पन्नों की फोटोकॉपी कराने आया है। भैया मैंने पेज नंबर 71 से मार्क कर दिया है, पेज नंबर 90 तक करना है। पन्ने में आगे पीछे करके करिएगा, लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा आपने चार्ज किया था। विशाखा टाइपिंग दुकान वाले प्रीतम भैया अप्रैल में आधे साल की कमाई कर लेते। कोई यहाँ एग्ज़ाम में मोती जैसे अक्षरों की चाह में महंगी रिफिल खरीदने, तो कोई अतिरिक्त सावधानी के लिए प्रवेश पत्र की 2 कॉपी करवाने खड़ा है। कोई पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लिए नेगेटिव लिए खड़ा है। पूरे साल जिन किताबों के आपस में चिपके नए पन्ने नहीं खुल रहे थे, वे सब स्केल फंसाकर खोले जा रहे हैं। सिलेबस के सामने पेन से मार्किंग की जा रही है। अप्रैल की हवा में परीक्षा की दहशत सरसराती है। पूनम का तो हर सब्जेक्ट का रिवीजन भी शुरू हो चुका है। उसके पेपर अच्छे ही जाएंगे। रेवा को यूनिवर्सिटी में टॉप करने की और सना को पासिंग मार्क्स लाने की टेंशन है।
वसुधा को एग्जाम होने के बाद हॉस्टल और नागपुर छूट जाने का दुख। इन दिनों हॉस्टल से घर फोन करने पर हर लड़की को एक से ही बात सुनने से मिलती है, अच्छे से पढ़ो, ये वक्त लौटकर नहीं आएगा। सना मन ही मन खुद को समझाती कि परीक्षा क्या बदन से की गई सांस है जो लौटकर नहीं आती। आनंद के बहुत कहने पर कुछ दिन पहले उसने सिलेबस तैयार करने का टाइम टेबल तैयार किया था। यदि उसे टाइम टेबल पर वो चलती होती तो क्लास नहीं कॉलेज में टॉप किया जा सकता था। मगर टाइम टेबल को अगले दिन पर टालते टालते परीक्षा सर पर आ गई। वसुधा के कमरे में हर दिन खुलने वाला वो एटलस जिसमें शिलोंग की स्पेलिंग को देर तक निहारा जाता था, अब पिछले 7 दिन से अलमारी से बाहर नहीं निकला। सना और वसुधा हॉस्टल के लॉन में बैठे रफ चैप्टर का जिक्र कर रहे थे। सना पहली बार घबराई लगी। वसुधा, मुझे परीक्षा के अजीबोगरीब डरावने सपने आ रहे हैं यार। कभी दिखता है कि एग्जाम हॉल में आंसर शीट में कुछ लिखा ही नहीं, कभी पूरे 3 घंटे पेंसिल की नोक शार्प करते करते टाइम निकल गया और घंटी बज गई। कभी एग्जाम हॉल में अपना रोल नंबर नहीं मिल रहा और अलग अलग कमरों में अपना रोल नंबर ढूंढते ढूंढते 3 घंटे खत्म हो गए। कभी देखती हूँ एग्जाम देने मैं गई, सर बोल रहे हैं कि पेपर तो कल है। मारे डर के नींद खुल जाती यार। साला सपने में भी एग्जाम देने से बच रही हूँ। अपनी बुक्स में कई चीज़ें ऐसी थी जो सर ने क्लास में समझाई थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और अभी जब मैं खुद पढ़ रही हूँ तो फट से समझ में आ रहा है। पिछले 2 दिन में बहुत कुछ खुद ब खुद अचानक समझ में आ गया। लगा साला ये तो बड़ा इजी था। एग्जाम का टाइम टेबल सामने दीवार पर चिपका दी हूँ, 10 बार देखती हूँ किस सब्जेक्ट में कितना गैप मिला है। पूनम बोल भी रही थी कि बार बार देखोगे तो एग्जाम की डेट नहीं बढ़ने वाली। यार वसुधा, पेपर अच्छे बुरे कैसे भी जाएं, मगर बस हो जाएं। लगने लगा है जैसे आखिरी पेपर वाली तारीख मेरे जीवन में कभी नहीं आएगी। मुझे तो पूनम और रेवा जैसे लोगों को देखकर घबराहट होती है। साला तेरे और मेरे दोनों के रूममेट इंटेलिजेंट हैं, दोनों ही इतने कमीने हैं कि पेपर होने के बाद इनसे पूछो कि कैसा हुआ तो बोलेंगे कुछ खास नहीं। जा तो पूनम से अभी पूछ कैसी है तैयारी, तो मुंह उतार कर बोलेगी यार कुछ नहीं हुआ। हरामखोर 3 बार रिवीजन कर चुकी है। यहाँ तो साला लास्ट मोमेंट तक चलता रहता है कि ये चैप्टर छोड़, वैसे भी कम वेटेज वाला है, ये क्वेश्चन छोड़ कौन सी आ ही जाएगी। आधा तो पूनम को देखकर मुझे बुखार हो रहा है। ये पढ़ाई का सिस्टम किसने निकाला यार, और निकाला तो एग्जाम नहीं होना था। परसेंटेज, डिवीजन, रैंकिंग, ये चीज़ें प्रेशर डालती हैं। मेरा सर भारी हो गया है। वसुधा ने उसके सर पर हाथ रखा। देख, अपना 100% दे, हम सभी को टफ लग रहा है। कल पूनम ने एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का समझाया तो लगा सर से ज़्यादा अच्छा तो ये पढ़ाते हैं। तेरी इंग्लिश और हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है, पूरे हॉस्टल की लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स के लिए ग्रीटिंग कार्ड में तूने लिखा है। एग्जाम में ऊंची ऊंची इंग्लिश फेंकना, कॉपी चेक करने वालों को मालूम नहीं होगा कि तू गधी है या डफर है। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। सना ने वसुधा की गोद में सर रख दिया और वसुधा उसके ऊपर सर पर हाथ फेरने लगी। तभी पूनम दौड़ते हुए बाहर आई। वसुधा, रेवा पागल जैसे कर रही है, देख। तो दोस्तों, ये था उपन्यास फिर मिलोगी की आज का हिस्सा। मैं वैष्णवी मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए और महसूस कीजिए इस अद्भुत कहानी की हर धड़कन को।